कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोई एक खूबसूरत नज़ारे के सामने खड़ा है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। बॉस, ये सब कहाँ से आया? ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ये मेरी एक स्किल है। सभी मास्टर्स को हराने के बाद वह अपनी सेना को माइनिंग के लिए भेजता है। हालांकि यह देखकर चिन थोड़ा उदास हो जाता है। बॉस, कम से कम माइनिंग तो मुझे करने दो। यह देखकर जिन के एक सैनिक ने उसे कुछ क्रिस्टल्स दे दिए जो उसने माइनिंग में निकाले थे। दूसरी तरफ हम एक आदमी को टूटी फूटी हालत में खड़े हुए देखते हैं। वहीं एक और आदमी उसे देखकर चौड़ी आंखों से घूर रहा था। डर क्यों रहे हो, आराम करो। असल समस्या यह थी कि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते थे। कुछ अजीब क्षणों के बाद पहला आदमी टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है कि वह एक इंसान है और बस अपने घर जाना चाहता है। उधर 19वां रेड पूरा करने के बाद दोनों जश्न मना रहे थे। जिन कहता है, अब बस हमें रिटर्न एग्जाम पास करना है ताकि हमें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाए। एक बार मुझे वो लाइसेंस मिल गया तो मैं अपने पिता से गिल्ड के बारे में बात कर पाऊंगा। वैसे मेरे कुछ प्लान्स हैं, इसलिए तुम कुछ समय तक मुझसे संपर्क नहीं कर पाओगे। यह सुनकर जिन के दोस्त को लगता है कि शायद वह उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। मेरा एक भाई भी है, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बचपन में हमने ज्यादा वक्त साथ में नहीं बिताया। लेकिन तुमने मेरी जान कई बार बचाई और मेरी इतनी मदद की। काश तुम मेरे बड़े भाई होते। यह सुनकर आदमी मुस्कुराता है और कहता है, अगर ऐसा है तो आज से मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। यह सुनकर जिन भावुक हो जाता है। इस बीच दूसरी तरफ एक आदमी को जेल में फेंक दिया जाता है। वह दावा करता है कि वह दूसरे देश का हंटर है जो 10 साल पहले दर्जन भर गेट्स में फंस गया था। हाल ही में उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिला है। दक्षिण अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लोग कहते हैं। शायद यह आदमी कोई ह्यूमनॉइड बीस्ट है। उसकी पहचान सत्यापित करने के लिए वे एक हंटर को लाते हैं जो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए जाना जाता है। वह हंटर और कोई नहीं बल्कि डोंगसू है जो उसकी पूछताछ शुरू करता है। उन्हें बस इतना पता है कि उस आदमी का नाम सांग यीवान है। दूसरी ओर जिन अपनी बहन को बताता है कि वह एक हफ्ते के लिए यात्रा पर जाएगा। तुम काफी व्यस्त हो गए हो। कहां जा रहे हो, वह पूछती है। जिन थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है, बस एक दोस्त के साथ जा रहा हूं, और जल्दी से वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे डेमन कैसल के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा जाता है। जब मैंने यहां सेरबेरस को हराया था तब मैं लेवल 20 पर था, लेकिन अब मेरा लेवल 3 गुना बढ़ चुका है। यह लड़ाई पहले से काफी आसान होगी, वह आत्मविश्वास से कहता है। वह अपनी जेनुक्की का उपयोग करके गेट को अनलॉक करता है। जब वह अपना मिशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे डेमन सोर्स इकट्ठा करनी है। क्या? 10,000 आत्माएं? और यह जगह तो डायमंड्स से भरी हुई है। जिनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जो भी हो, मेरा लक्ष्य लीफ ऑफ लाइफ पाना है ताकि मैं अपनी मां को ठीक कर सकूं। चाहे 10,000 डेमन्स हों या 10 लाख, मैं यह मिशन पूरा करके रहूंगा। दूसरी ओर जिनको अपने पिता से गिल्ड की कमान संभालने के बारे में बात करते हुए देखा जाता है। मुझे पता है कि बड़े भाई भी गिल्ड मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वह इसे चलाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को लाने की योजना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे देश के भविष्य के लिए काफी जोखिम भरा होगा। रुको, सांग जिनवू? क्या वो वही लड़का नहीं है जो 3 बड़ी घटनाओं में शामिल था? डबल डंग, वो रेड जिसमें पूरी टीम वाइप्ड आउट हो गई थी, और वह घटना जिसमें हंटर एसोसिएशन के एक सदस्य ने अपराधियों को मार डाला था। इतनी खतरनाक रेड्स के बावजूद वह हर बार जिंदा बच गया। इतना ही नहीं, वही हंटर था जिसने तुम्हारी 19वीं रेड में मदद की और रेड गेट में कई सर्वाइवर्स को बचाया। उसकी वजह से ही तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिला। इतना सब होने के बावजूद जिन मजबूती से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यूजिन गिल्ड का मास्टर बनकर रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन एक शर्त पर, उस आदमी ने कहा। मुझे सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन को अपनी टीम में लेना चाहती है। तुम्हें उसे पहले हमारे गिल्ड में लाना होगा। जिन आत्मविश्वास से कहता है, यह काम समझो हो गया। दूसरी ओर डेमन कैसल के अंदर जिनको एहसास होता है कि वह मरे हुए इंडेमन्स की आत्माएं नहीं निकाल पा रहा है। इतने सारे डेमन्स को मार दिया, फिर भी कोई फायदा नहीं। ये तो पूरा वेस्ट हो गया। तभी उसके सामने एक एंट्री परमिट प्रकट होता है, जिससे उसे अगले फ्लोर पर जाने की अनुमति मिल जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह एक विशाल प्रकाश को देखता है,
जो दूसरी मंजिल की ओर ले जाता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस बिल्डिंग के अंदर पूरा शहर छिपा हो। जिन सतर्कता से आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस होने लगती है। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए वह बियर ट्राइब लीडर का सम्मान करता है और उसे माउंट की तरह इस्तेमाल करता है। भालू पूरी रफ्तार से दौड़ता है और दुश्मनों को टैंक की तरह कुचलता जाता है। उसकी ताकत देखकर जिन उसे टैंक नाम देता है। दूसरी तरफ चावल कुछ लड़कियों से घिरा हुआ है जो उस पर फ्लर्ट कर रही हैं। उसे एक सीक्रेट बातचीत याद आती है। हमने जज की आयरलैंड मिशन की फाइंडिंग्स को गुप्त रखने का फैसला किया है। अगर इसे पब्लिक में उजागर किया तो दहशत फैल जाएगी। बेहतर होगा कि हम अपने गिल्ड की ताकत बढ़ाने पर ध्यान दें। हम पहले ही देश के सबसे बड़े गिल्ड हैं। जितने ज्यादा हम मजबूत होंगे, उतना ही मैक्स पॉइंट्स की रैंकिंग पर हमारा दबदबा रहेगा। इसी बीच जिन और ज्यादा डेमंस का खात्मा करता है। जब मुझे ये मिशन मिला था, तब मुझे लगा था कि ये एक साधारण काम होगा। लेकिन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इतने सारे रैंक मास्टर्स अब तक सामने आ चुके हैं और हर फ्लोर पहले से कठिन होता जा रहा है। फिर भी सिर्फ क्वेस्ट मास्टर्स को हराने पर फोकस करके मैंने काफी आसानी से प्रोग्रेस कर ली है। अगर ये जगह टॉवर ऑफ ट्रायल्स जैसी है तो इसमें भी कुल 100 फ्लोर होंगे, बिल्कुल टॉवर ऑफ फ्रांस की तरह। टॉप तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगी। जिन अपने फूड सप्लाई चेक करता है। मैंने वादा किया था कि मैं जल्द लौट आऊंगा, लेकिन यह उम्मीद से लंबा खिंच गया है। आखिरकार जिन 10,000 डेमन सोल्स इकट्ठा कर लेता है। लेकिन जैसे ही वह मिशन पूरा करता है, एक विशाल मॉन्स्टर आर्मी प्रकट होती है। इस आर्मी की अगुवाई एक बॉस कर रहा था, जिसका नाम लाल रंग में हाईलाइट था। दूसरी ओर जिन की टीम उसकी तलाश में उसके घर पहुंचती है, लेकिन घर खाली होता है। रिकॉर्ड के अनुसार जिन ने हाल ही में किसी रेड में भाग नहीं लिया था और न ही वह देश से बाहर गया था। उसका आखिरी लोकेशन शहर के बीच के पास देखा गया था। वो गया कहां? उनके मन में चिंता बढ़ने लगती है। डेमन कैसल में वापस जिन अपने सैनिकों को आदेश देता है, मैं बॉस से निपटूंगा, बाकी सब उसकी आर्मी पर फोकस करो। उसके सैनिक तुरंत युद्ध में कूद पड़ते हैं। हाल ही में जिन ने अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी में ज्यादा पॉइंट्स डाले थे, जिससे वह अब एक बड़ी सेना को आसानी से कर सकता था और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता था। उसकी बढ़ी हुई ताकत के कारण लड़ाई अब पहले से काफी आसान हो गई थी। यह काफी तीव्र हो रहा है। आखिर यह बॉस कब सामने आएगा? जिन सोच रहा था। अचानक बॉस टेलीपोर्ट करता है और पीछे से हमला करता है। लेकिन जिन की रिफ्लेक्सेस तेज थीं, वह सही समय पर बचता है और पलटकर एक ताकतवर पंच मारता है, जिससे बॉस कमरे के दूसरी तरफ जा गिरता है। जिन खुद अपनी ताकत देखकर हैरान रह जाता है। मैंने तो बस एक पंच मारा था। मेरी शक्ति इतनी कब बढ़ गई? लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असली जंग तो अब शुरू हुई थी। वेलकम की दहाड़ वैसी ही थी जैसे सेरबेरस ने पहले की थी, जिससे जिन को लगा कि यह कोई खास स्किल ट्रिगर कर सकता है। मास्टर अचानक अद्भुत रफ्तार से जिन की ओर लपका। आयरन, अभी! जिन ने चिल्लाया। आयरन ने तुरंत अपनी शील्ड फेंकी, जिसे जिन ने हमले को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मॉन्स्टर लगातार हमला करता रहा। यह पहाड़ जैसा आदमी इतनी तेजी से कैसे चल रहा है? जिन बचाव करते हुए और हमले का मौका तलाशते हुए बार बार बचता रहा। जैसे ही उसे एक मौका दिखा, जिन जल्दी से मॉन्स्टर के पीछे गया और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन उसके आश्चर्य की बात यह थी कि मास्टर ने उसकी चाल को पहले ही भांप लिया और हमला रोक दिया। वुल्कन बहुत ही खतरनाक है, जिन ने सोचा। मुझे सिर्फ एक कमजोरी दिख रही है, उसका सिर। जिन ने फैसला किया कि वुल्कन की चालों को धीमा करने के लिए वह कुछ दूरी बनाए रखेगा। तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर पड़ी। बिना देर किए जिन उस बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। वुल्कन ने उसका पीछा किया और बिल्डिंग में जोर से टकराया। कुछ पल के लिए वुल्कन हिल नहीं पाया। इस मौके का फायदा उठाते हुए जिन ने अपना हथियार किया और एक ही झटके में वुल्कन की गर्दन पर वार किया, जिससे मॉन्स्टर का काम तमाम हो गया। बस इसी तरह जिन ने मास्टर को हरा दिया। इनाम के रूप में उसे वर्ल्ड का फ्रैगमेंट मिला। दूसरी तरफ खान का इंटरव्यू डोंग के साथ शुरू होता है। मैंने सुना है कि तुम एक बोलने वाला मैजिक बीस्ट हो, डोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 100वीं बार कह रहा हूं, मैं नहीं हूं, खान ने झुंझलाकर जवाब दिया। जो भी टेस्ट करना है, कर लो। डोंग आराम से कुर्सी पर झुकते हुए बोला, जब तक मैं न कहूं, अपना मुंह बंद रखो। तुमने मेरी छुट्टी खराब कर दी और अब मैं तुम्हारी वजह से यहां हूं।
क्या मैं कम से कम कुछ कह सकता हूं? चुप रहो, डोंग ने उसे बीच में ही टोका। लेकिन खान उसकी बात अनसुनी करते हुए बोला, तुम इस स्थिति के बारे में कितना जानते हो? डोंग ने गहरी सोच में उसका चेहरा देखा, लेकिन जो खान कह रहा था उसमें ज्यादा मतलब नजर नहीं आया। खान ने समझाया, कुछ और नहीं, लेकिन एक ताकत जाग चुकी है जो पूरी दुनिया को तबाह करने में सक्षम है। मैं ज्यादा नहीं बता सकता, पर मेरा एकमात्र लक्ष्य इसे रोकना है। डोंग को लगा कि खान सिर्फ कहानियां बना रहा है। दुनिया में लाखों हंटर्स हैं। अगर वे अपनी ताकत मिलाएं तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं, डोंग ने कहा। जो खतरा आ रहा है उसमें संख्या कोई मायने नहीं रखेगी, खान ने जवाब दिया। जिन हंटर्स की तुम बात कर रहे हो वे हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे। उनके परिवार, बच्चे और पत्नियां सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है? मेरा बेटे का नाम सांग चानवू है, डोंग जवाब देता है। तुम्हारा बेटा मर चुका है, वह ठंडे लहजे में कहता है। डोंग कोई और सवालों का जवाब नहीं देता और आगे जोड़ता है, मेरा बेटा तुम्हें सब कुछ बताएगा जब हमारी मुलाकात परलोक में होगी। डोंग अपनी शक्ति दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वह और अधिक क्रोधित हो जाता है। ठीक उसी समय सीन कट जाता है। गंजुन में, जिनकी शैडो आर्मी लगातार और अधिक मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही है। लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी है। क्या सोचते हो? डर लग रहा है? जिन पूछता है। यहां तक कि मॉन्स्टर्स भी डर महसूस करने लगते हैं। पलक झपकते ही जिन मास्टर का सिर काट देता है और एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है, उसने मास्टर गाइड ऑफ सोल्स को हरा दिया और एक बार फिर लेवल बढ़ा लिया। उसी समय अमेरिका में हम एक तबाह शहर को देखते हैं। हंटर्स के बीच हुई लड़ाई ने लगभग पूरे इलाके को नष्ट कर दिया था। हम खुशकिस्मत हैं कि लड़ाई सिर्फ इसी इलाके तक सीमित रही, किसी ने कहा। यह सब सिर्फ 1 सेकंड में हुआ। डोंग तो इतनी जल्दी हार गया कि तबाही और ज्यादा नहीं फैल पाई। गंजुन में, जिन की टीम का खाना खत्म होने वाला है। यह साफ है कि वे बिना आपूर्ति के आगे नहीं बढ़ सकते। जिन 7वीं मंजिल पर पहुंच चुका है और भले ही वह आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, लेकिन रास्ते में उसने कई कीमती चीजें इकट्ठा कर ली हैं। एक कंकाल को हराने के बाद उसने नेकलेस और रिंग प्राप्त की, जो उसने पहले लेवल 50 के बॉस को हराकर हासिल की थी। दोनों आइटम अपने आप में काफी शक्तिशाली थे, लेकिन साथ में पहनने पर उन्होंने उसकी सभी स्टैट्स में 5 पॉइंट्स बढ़ा दिए। हालांकि एमपी स्लॉट अभी भी खाली था, जिसका मतलब था कि एक और बॉस बाकी था। इन वस्तुओं के अलावा उसे एक स्पेशल ऑर्ब भी मिला। हालांकि यह उसे खुद के लिए उपयोगी नहीं था, लेकिन यह उसके एक सैनिक की ताकत को काफी बढ़ा सकता था। उसकी अंतिम इनाम एक रैंडम बूट बॉक्स था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक और ऐसा बॉक्स मिलेगा। जब उसने इसे खोला तो अंदर एक चाबी मिली, लेकिन उस चाबी की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, जिन ने सोचा। मैंने पहले ही एलिक्सिर ऑफ लाइफ के 2 आवश्यक घटक जुटा लिए हैं। अगली बार जब मैं यहां वापस आऊंगा तो अपना मिशन पूरा कर लूंगा। जिन ने डंजियन से बाहर कदम रखा। अब एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए मुझे सिर्फ एक और चीज चाहिए, डेमन किंग का शुद्ध खून। ब्लड कैसल को साफ करने के बाद मेरी ताकत काफी बढ़ गई है। लेकिन अगर मुझे और ऊपर उठना है तो मुझे लेवल और बढ़ाना होगा। फिलहाल मैं अभी भी ई रैंक हंटर हूं, जिसका मतलब है कि मैं हाई रैंक गेट्स में नहीं जा सकता। लगता है अब इस नाटक को खत्म करने का समय आ गया है। दृश्य बदलकर एक ऐसी इमारत पर जाता है जहां हंटर्स अपनी रैंक चेक करवाने जाते हैं। अंदर एक एडवांस मना डिटेक्शन सिस्टम मौजूद है। जैसे ही जिन अंदर आता है, ऑपरेटर तुरंत उसे नोटिस करती है और अपने बॉस को बुलाती है। बॉस, वो यहां है। शायद वह अपनी रैंक का फिर से मूल्यांकन करवाने आया है। बॉस यह सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत इमारत की ओर भागता है। इस बीच जिन शांतिपूर्वक असेसमेंट के लिए अंदर जाता है। ऑपरेटर उससे मना क्रिस्टल पर हाथ रखने के लिए कहती है। हालांकि मशीन में एरर दिखता है। वह उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन फिर से वही एरर आता है। शायद मशीन खराब है, ऑपरेटर कहती है, उलझन में। तभी उसका सीनियर वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। कुछ जांच करने के बाद वह हैरानी से कहता है, मशीन खराब नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी मैजिकल पावर मशीन की सीमा से भी ज्यादा है। यह देश का 10वां एस रैंक हंटर है। बिल्डिंग के बाहर चोई और वू आपस में बात कर रहे हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, वू पूछता है।
मैंने रेड गेट की घटना के बारे में सुना है, चोई जवाब देता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड ने उसे कैसे जाने दिया? वह तो गिल्ड का सदस्य भी नहीं था, फिर भी उसने गंजुन के बॉस को हरा दिया। आखिर वह है कौन? मैं सब खत्म होने से पहले ही चला गया था, इसलिए मैं भी उसे नहीं देख पाया, वो उलझन में कहता है। तभी वे बिल्डिंग के अंदर हलचल सुनते हैं और दोनों उस तरफ बढ़ते हैं। अंदर सभी जिन की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। ऑपरेटर उसे समझाती है कि फिलहाल उनके पास उसकी शक्ति को सही ढंग से मापने के लिए उपकरण नहीं है। वह उसे 3 दिन बाद वापस आने की सलाह देती है, जब नई मशीन आ जाएगी। पूरी जांच के बाद उसकी लाइसेंस अपडेट कर दी जाएगी। उसी समय चोई और वू वहां पहुंचते हैं। वो चोई है, दुनिया का सबसे ताकतवर फायर मैजिक यूजर। लोग उसे अल्टीमेट हंटर कहते हैं। जिन तुरंत समझ जाता है कि वहां इतनी हलचल क्यों है। मैं चोई हूं, हंटर गिल्ड का मास्टर। अगर तुमने अभी तक किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं तुमसे बात करना चाहूंगा, चोई आत्मविश्वास से कहता है। लेकिन जिन सिर्फ इतना कहता है, मुझे जल्दी है, और आगे बढ़ जाता है, चोई को हाथ बढ़ाए खड़ा छोड़कर। क्या क्या उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया? चोई हैरानी में बड़बड़ाता है। मैंने उसे बताया था कि मैं कौन हूं, है ना? इसी बीच सभी देखते हैं कि जिन के चारों ओर की भारी माना प्रेशर अचानक गायब हो जाती है। तभी बैक दौड़ते हुए वहां पहुंचता है। बैक, तुम यहां तक दौड़ते हुए क्यों आए? कोई पूछता है। बैक इधर उधर देखता है, हांफते हुए, और जैसे ही उसे स्थिति का अंदाजा होता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। तो यही वो शख्स है जिसने रेड गेट को क्लियर किया। बैक पीछे मुड़कर देखता है और वहां चोई को खड़ा पाता है। रुको, यहां तो चोई भी है, वह हैरान होता है, लेकिन जिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कमबख्त, इतने सारे लोगों में इसे ही यह बात पता चलनी थी, बैक खुद से बड़बड़ाता है। दूसरी ओर जिन अस्पताल में अपनी मां से मिलने जाता है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी जाकर मुझसे बात करोगी। चिंता मत करो, मां, मैं तुम्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा। कमरे से बाहर निकलते ही वह एक आदमी को इंतजार करते हुए देखता है। वह सर्विलांस टीम का सदस्य है, जिसका काम हंटर्स की निगरानी करना है। क्या तुम मेरी जांच कर रहे हो, जैसे मैं कोई अपराधी हूं? जिन ठंडे स्वर में पूछता है। नहीं, वह आदमी जवाब देता है। सर्विलांस टीम सभी हंटर्स की निगरानी करती है, लेकिन एस रैंक हंटर्स के मामले में हम बेबस हैं। कोई और तुमसे मिलना चाहता है। जिन उसके पीछे पीछे चलता है और हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गोगुन्ही से मिलता है। तुम्हें एस रैंक हंटर बनने पर बधाई हो, जिन, गोगुन्ही गर्मजोशी से कहता है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ो। मैं तुम्हें एक उच्च पद दे सकता हूं। इसका वेतन उतना नहीं होगा जितना दूसरी गिल्ड्स में मिलता है, लेकिन तुम्हें स्थिरता और सम्मान मिलेगा। जिन कुछ देर तक सोचता है। अगर वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो उसकी जिंदगी एक झटके में बदल सकती है। आखिरकार गोगुन्ही देश का पहला एस रैंक हंटर है और हर कोई उसकी बात सुनता है। भले ही वह 80 साल से ज्यादा का हो, लेकिन अभी भी उसकी हालत शानदार है और वह जिन के स्तर का है। लेकिन थोड़ी सोच विचार के बाद जिन प्रस्ताव ठुकरा देता है। गोगुन्ही दुखी मुस्कान के साथ कहता है, तो ये भी बाकी सब की तरह ही है। आखिरकार वे सभी पैसा कर्तव्य से ऊपर चुनते हैं। जिन उसे देखता है और कहता है, मेरा स्थान युद्ध के मैदान पर है। मैं राक्षसों से लड़ना चाहता हूं, ऑफिस में बैठना नहीं। गोगुन्ही कुछ पल के लिए हैरान होता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। आखिरी बार मेरा दिल इस तरह कब धड़का था, वह सोचता है। वह झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं उससे 10 साल पहले मिला होता तो उसके साथ खड़ा होकर लड़ाई करता। वह सिर हिलाता है। मैं समझ गया। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जिन ऑफिस से बाहर चला जाता है। अगर मैं हंटर एसोसिएशन के साथ रहता तो मैं कभी हाई रैंक गेट्स में प्रवेश नहीं कर पाता, वह सोचता है। यह मेरे लिए सही रास्ता नहीं है। अभी कल ही मुझे एहसास हुआ कि जिन वास्तव में कितना ताकतवर है। उसने सभी को हाई रैंक ढंग से बिना किसी खरोंच के बाहर निकाल दिया। वह वाकई अविश्वसनीय है। उसी समय चाहेन, जो हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर है, गेट से बाहर आती है। वह देश की 9वीं एस रैंक हंटर है और अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जानी जाती है। अचानक चा को कुछ अजीब महसूस होता है। वह मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यहां कोई था।
ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा था? लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है, वह बड़बड़ाती है। वह वाकई बहुत तेज है, जिन सोचता है, दूर से उसे देखते हुए। अगला दृश्य फिर से डंग के अंदर माइनिंग साइट पर जाता है। जिन गलती से एक बड़े, गुस्सैल आदमी से टकरा जाता है। अरे, देख कर चलो। अपनी हरकतें बंद करो और काम पर ध्यान दो। अपनी कमर को इस तरह मत घुमाओ, वह आदमी जिन को डांटता है। लेकिन जैसे ही जिन उसे घूरता है, उस आदमी का रवैया तुरंत बदल जाता है। ओह! सर, आप आराम से काम करें। जैसे चाहे वैसे करें। मैं अभी जा रहा हूं, वह आदमी घबराते हुए बोलता है और भाग जाता है। जिन शांति से खुदाई शुरू करता है और सभी उसे हैरानी से देखते हैं। क्या वह वाकई ई रैंक हंटर है? कोई फुसफुसाता है। लंच ब्रेक शुरू होते ही बाकी सभी बाहर चले जाते हैं। मैं इस क्षेत्र को साफ करने के बाद ही बाहर जाऊंगा, जिन दृढ़ता से कहता है। जैसे ही इलाका खाली होता है, जिन माइन के सबसे गहरे हिस्से की ओर देखता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। यह बॉस मॉन्स्टर मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, इससे पहले कि बाकी लोग लौटें। मैं यह मौका नहीं गंवा सकता। दृढ़ निश्चय के साथ जिन बॉस रूम की ओर बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचता है, उसकी योजना बदलने लगती है। मुझे इसे मारना नहीं चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो वे क्रिस्टल्स नहीं निकाल पाएंगे और गिल्ड को भारी नुकसान होगा। लेकिन मैं इसे थोड़ा परेशान कर सकता हूं और इसकी ताकत को परख सकता हूं। वह मुस्कुराता है। जिन बॉस रूम में प्रवेश करने ही वाला होता है कि पीछे से एक आवाज आती है। तुम यहां क्या कर रहे हो? वह मुड़कर देखता है और सामने चाहेन को खड़ा पाता है, जो उसे घूर रही होती है। यह आखिरी बार है जब मैं तुमसे पूछ रही हूं। तुम यहां कर क्या रहे हो? यही इस कहानी का अंत है फिलहाल के लिए। अगर आप अगला भाग चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।